बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है कि यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान काबज़ आ चुके हैं तो इन हालात के अंदर यूनाइटेड नेशन को कहाँ ढूंढा जाए या यूनाइटेड नेशन हमें क्यों नहीं नज़र आता। यूनाइटेड नेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1945 के अंदर, अक्टूबर 1945 के अंदर, सिर्फ इस मकसद के लिए कि तमाम ममालिक के दरमियान जो भी झड़पें होती हैं उनको रोका जाए, वार प्रिवेंशन की जाए और पीस जो है उसको प्रिवेल किया जाए। आज से तकरीबन 76 साल पहले 1945 के अंदर वर्ल्ड वार 2 जब एंड होती है तो तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो आपस में एक ट्रीटी साइन करते हैं कि अब और कोई जंग नहीं होगी, यानी कि अब तीसरी वर्ल्ड वार नहीं होगी। और ये तमाम ममालिक 50 ममालिक के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये एक चार्टर के ऊपर साइन करते हैं और यूँ एक नया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो फाउंड हो जाता है। इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का जो हेड ऑफिस होता है वो न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो बनाया जाता है और इसका नाम होता है यूनाइटेड नेशन। तो आज के दिन का हमारा यही सवाल है कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर इतना सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो जन्म ले चुका है तो ये 24 अक्टूबर 1945 को जन्म लेने वाला यूनाइटेड नेशन जो है वो हमें कहीं पर भी अफ़गानिस्तान के अंदर नज़र नहीं आता। आप जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं, चाहे वो गूगल ट्रेंड हो या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों या कॉमन पीपल हों या इंटेलेक्चुअल्स हों या डिप्लोमेट्स हों या जर्नलिस्ट हों, हर जगह हर कोई यही सवाल दोहराता हुआ नज़र आता है कि वेयर इज़ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन आखिरकार कहाँ है? यूनाइटेड नेशन के आंसर को फाइंड करने से पहले यहाँ पर हमें पहली नज़र जो है वो दौड़ानी पड़ेगी यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर रिसेंट जो उन्होंने स्टेटमेंट दी अफ़गानिस्तान के रिलेटेड। पहली स्टेटमेंट उन्होंने ये दी कि उन्होंने ये कहा था कि नेदर कैन वी लीव द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान नॉर शुड वी लीव दैम, कि ना तो हम अफ़गानिस्तान के लोगों को छोड़ सकते हैं और ना ही हमें उन्हें छोड़ना चाहिए। नंबर 2 के ऊपर उन्होंने जो मैसेज दिया वो ये कि द मैसेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड बी क्लियर टू दोज ऑन द पाथ ऑफ वॉर ग्रैबिंग पावर थ्रू मिलिट्री फोर्स इज़ एन इंडिकेटर ऑफ योर वीक इंटेंशन। मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर ये उसको पैगाम देना चाहिए कि वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ मिलिट्री फ़ोर्स के ज़रिए पावर को हासिल करना चाहते हैं, दरअसल ये मतलब एक निशानदेही प्रोवाइड करता है कि उनके इरादे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। नंबर 3 के ऊपर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो उन्होंने कहा था कि मैं अपील करता हूँ तालिबान से कि वो वायलेंस को स्टॉप करें और कोई इमीडिएट इफ़ेक्ट जो है वो लें ताकि वहाँ पर जितनी भी किस्म की मतलब टर्माइल की सूरत हाल है उसको कम किया जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि मैं अपील करता हूँ कि वो अगर कोई फ़र्दर टॉक्स करना चाहते हैं तो वो गुड फेथ के साथ करें ताकि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए अमन कायम हो सके। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन के चीफ़ हैं उन्होंने दूसरे ममालिक से भी कहा है कि वो अपने यानी कि बॉर्डर्स को ओपन करें और अफ़गान रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करें और उनको दूसरे ममालिक के अंदर या मतलब उनको वापस अपने मुल्क में डिपोर्ट ना करें क्योंकि उनके मुल्क के अंदर वार जैसी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। इससे पहले भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल ने जो है 2 मीटिंग्स मुनक्कद की थी अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर, जिसमें उन्होंने तालिबान को इस बात के ऊपर अर्ज किया था कि आप कोई ना कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन फाइंड करें और आप मतलब इस चीज़ को कम से कम यानी कि करें कि जो आपने वायलेंस फैलाया हुआ है, और साथ ही साथ इस बात को इंश्योर भी किया जाए कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वहाँ पर दोबारा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो सर उठाने ना शुरू हो जाएं या उनको वहाँ पर सेफ़ हेवन प्रोवाइड ना हो। प्रोफेसर हार्श वी पेंट जो हैं ये एक स्ट्रेटजिक स्टडीज़ प्रोग्राम के ऑब्ज़र्वर हैं, यानी कि ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के अंदर ये काम करते हैं और ये दिल्ली बेस थिंक टैंक हैं। ये कहते हैं कि देखें कितनी अजीब सी सूरत हाल है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो तालिबान से अपील कर रहा है कि आप अमन कायम करें, जबकि हकीकत क्या है कि तालिबान जो कि आर्म्ड फोर्सेस की भी नहीं सुन रहा वो यूनाइटेड नेशन की अपील की क्या सुनेगा। अच्छा, अब आगे बात करते हैं
कि सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो फोर्सफुली मतलब क्यों नहीं कोई कंक्रीट स्टेप ले रहा, या क्यों नहीं वो कोई कंक्रीट एक्शन ले रहा कि जिस एक्शन की बिना के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर वायलेंस कम हो सके, या तालिबान ने जो फोर्सफुली टेक ओवर किया है उसका कोई हल निकल सके। तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब ये है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन या एक इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है कि वो खुद मुख्तार होकर कोई भी डिसीजन ले सके। और यही वजह है कि इसके कंक्रीट स्टेप्स लेने के अंदर इसका जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, या इस यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर है वही इस तरह का है कि ये कोई कंक्रीट स्टेप ले ही नहीं पा रहा। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को समझने की। देखें, यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है यानी कि यूएनएस जिसको कहा जाता है, ये यूनाइटेड नेशन के 6 बड़े ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है, और इसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी सिक्योरिटी और पीस के जो मामलात होते हैं या जो इश्यूज़ होते हैं उनको यूएनएससी के तहत ही रिज़ॉल्व किया जाए। अगर आप यूनाइटेड नेशन के चार्टर को देखें 1945 के अंदर जो बनाया गया था, तो उसके मुताबिक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके, जिनको हम P5 का भी नाम देते हैं। इन P5 के पास वीटो पावर होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास होती है या कोई करवाना चाहता है तो उसके लिए तमाम परमानेंट मेंबर जो हैं उनका एक पेज के ऊपर होना ज़रूरी है। और सिंपल से अल्फाज में अगर एक मेंबर भी इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देता है तो ये प्रपोज़ल पास ही नहीं होगा। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर डिपेंड करता है अपने मेंबर्स कंट्रीज़ के ऊपर किसी भी किस्म का कंक्रीट एक्शन लेने के लिए, और स्पेशली तौर पर अपने 5 परमानेंट मेंबर्स के ऊपर। अब यहाँ पर ये इस तरह के वाक़यात होना डेफिनेटली सी बात है कि ऐसे वाक़यात होंगे कि जब तमाम परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो किसी एक इशू के ऊपर एग्री नहीं होंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो किसी भी किस्म का कंक्रीट स्टेप तालिबान के अगेंस्ट नहीं ले सकेगी। एक तो प्रॉब्लम हो गई है। अब एक दूसरी प्रॉब्लम भी यहाँ पर ये है कि दूसरी प्रॉब्लम ये है यूनाइटेड नेशन के साथ कि जितने भी मैटर्स होते हैं जो कि पीस और सिक्योरिटी के रिलेटेड होते हैं, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक अजीब सी सूरत हाल कुछ इस तरह से बन जाती है कि अगर यूनाइटेड नेशन जो है वो उस जंग को रोकवाना भी चाहे तो वो फिर भी डायरेक्टली उस जंग के अंदर या उस मतलब सिक्योरिटी जैसी सूरत हाल के अंदर डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि इस मकसद के लिए डायरेक्टली इंटरफेयर करने के लिए जितनी भी पार्टीज़ जिनके दरमियान वो जंग हो रही होती है उनका एग्री होना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर लड़ाई हो रही हो तो इस जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों का राज़ी होना ज़रूरी है, तब जाकर उनके दरमियान जो जंग है वो रुक सकेगी। और यही वजह है कि अगर तमाम पार्टीज़ जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के अंदर पीस लाना चाहें या ना लाना चाहें तो ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब मिसाल लेते हैं कि वो तमाम पार्टीज़ अगर एग्री हो जाती हैं यूनाइटेड नेशन के साथ कि वो उनकी मदद करे और वहाँ पर पीस जो है वो कायम करे, तो फिर यूनाइटेड नेशन क्या करता है? यूनाइटेड नेशन वहाँ पर कुछ पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है जो कि इन पीस कीपिंग फोर्सेस की सिर्फ़ और सिर्फ जॉब ये होती है कि ये वहाँ पर अमन कायम कर सकें, ना कि कोई किसी किस्म का यानी कि पीस इंफॉर्मेशन दे सकें। यानी कि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। मतलब फिर भी जो है यूनाइटेड नेशन जो है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि वहाँ पर ज़बरदस्ती उनके ऊपर पीस जैसी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो किसी भी किस्म का प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाता कि वो 2 ममालिक जो आपस में जंग कर रहे हैं वो वहाँ पर अमन
कायम करें। और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरफेयर नहीं कर पा रहा। अब स्पेशली तौर पर अगर हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेचीदा निज़ाम है अफ़गानिस्तान के अंदर। और इन्हीं कम्प्लेक्सिस केसेस की वजह से यूनाइटेड नेशन काफ़ी ज़्यादा सर्कमस्टेंशियल सूरत हाल का शिकार हुआ रहता है। और यही वजह है कि वो इन यानी कि अपना सर्कमस्टांसिस के अंदर किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले पाता। मिसाल के तौर पर जहाँ पर दुनिया की ग्रेटेस्ट पावर्स जो हैं वो आपस में आमने सामने आ जाएं, जिस तरह की अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल है। अब हम सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान जैसी सूरत हाल के अंदर जब USA एक तरफ, रशिया एक तरफ और चाइना एक तरफ, ये तीनों परमानेंट मेंबर्स आमने सामने आ जाएंगे तो वहाँ पर डेफिनेटली सी बात है कि यूनाइटेड नेशन का किरदार मज़ीद ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। और यही केस अफ़गानिस्तान में भी नज़र आता है। मिसाल के तौर पर चाइना और रशिया एक पेज के ऊपर हैं और ये तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने वाले हैं अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट, जबकि दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट जो है वो यहाँ से निकल रहा है 20 सालों के बाद, तो वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत बनेगी तालिबान की वो उसको एक्सेप्ट करे। लिहाजा तमाम पूरी दुनिया जानती है कि अब अमेरिका के रिलेशन जो हैं वो चाइना और रशिया के साथ इतने ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हैं कि ये तीनों ममालिक मिलकर तालिबान के अगेंस्ट किसी भी किस्म का कोई एक्शन ले सकें। और यही चीज़ जो है वो यूनाइटेड नेशन को कमज़ोर भी करती है। अब मिसाल के तौर पर अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई रेजोल्यूशन तालिबान के अगेंस्ट पास की भी जाती है तो फिर चाइना और रशिया उसको वीटो कर देंगे और यूं ये प्रपोज़ल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो इतनी ज़्यादा न्यूट्रलाइज अब हो चुकी है कि वो इन तमाम सुपर पावर्स के दरमियान कोई फ़ैसला ही नहीं कर पा रही। और फ़ैसला ना करने की वजह से एक मरतबा फिर जो है कोल्ड वार की हिस्ट्री हमें दोबारा देखने को मिल सकती है। मसलन पहले 1990 से 1945 से लेकर 1990 तक कोल्ड वार का जो इरा चला था उसमें USSR और USA ये दोनों जो हैं इनकी आपस में आइडियालॉजिकल वार होती थी और यूनाइटेड नेशन जो है वो इस मामले के ऊपर बिल्कुल डीकन्फ्लिक्टेड था, यानी कि वो कोई भी फ़ैसला नहीं कर पाता था। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि मतलब अगर यूनाइटेड नेशन जो है वो यहाँ पर पीस कायम नहीं कर पाता तो क्या मतलब इसका यही मतलब है कि वो फेल हो चुका है, या क्या उसके बनाने का मकसद फिर क्या हो सकता है। अब इस तरह का जो सवाल है वो डेफिनेटली ऐसे मौक़ों के ऊपर बार बार पूछा जाता है कि क्या वजह है कि फिर यूनाइटेड नेशन को बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। देखें, पिनाकी चक्रवर्ती एक यानी कि डिप्लोमेट्स हैं जिन्होंने जो कि एज ए डिप्लोमेट काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में सर्व कर चुके हैं, इजिप्ट, सऊदीया और ब्रिटेन। वो इस क्रिटिसिज्म को जो कि यूनाइटेड नेशन के ऊपर किया जाता है कि इस तमाम मामले के ऊपर आखिर फिर यूनाइटेड नेशन का हमें क्या फ़ायदा हुआ, तो वो कहते हैं कि ये क्रिटिसिज्म करना यूनाइटेड नेशन के ऊपर ये एक जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म है। इसकी वजह ये है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का अमन रीस्टोर कर सके। लिहाजा इस क्रिटिसिज्म को अंडरटेक करना एक जायज़ बात है। और टू बी होनेस्ट वो ये कहते हैं कि उनके नज़दीक यूनाइटेड नेशन जो है वो स्लो डेथ के ज़रिए मर रहा है। हाउएवर वो ये कहते हैं कि they also reiterate that the United Nations is finally made up of its members and works accordingly, and if anyone is the real culprit for not committing peace, he is the 5 permanent members of the United Nation। वो कहते हैं कि मतलब फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अगर यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर बर्बाद किया जा रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा किरदार इन P5 मेंबर्स का आता है, जो परमानेंट 5 हैं। ये बस अपने मफादात को बचाने के लिए किसी भी किस्म के रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस नहीं होने देते। अब वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर और इसके 6 ऑर्गन्स के अंदर जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो लाई जाएं। अगर आज 2021 की बात करें तो वही 1945 की तरह सिर्फ 5 ही परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जबकि आज दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। आज के वक्त में जो पावर डायनामिक्स हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं, बहुत सारे नए ममालिक जो हैं वो इमर्ज हो चुके हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसमें दूसरे मुल्कों का किरदार भी
आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये कि अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। और यही चीज़ जो है ये अफ़गानिस्तान हमें, यानी कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन हमें ये बताती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना आने की वजह से वहाँ पर अमन कायम नहीं हो पा रहा। और अगर अमन यानी कि अपना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स ना आई तो ये एक डायनासोर की सी शक्ल जो है वो, या मतलब एक डायनासोर सा बन जाएगा। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर यूनाइटेड नेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन परमानेंट 5 मेंबर्स के इंटरेस्ट को जस्टिफाई करता हुआ रह जाएगा, जबकि बाकी दुनिया जो है वो पीछे चली जाएगी। लिहाजा यहाँ पर एक बात कहना कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द यूनाइटेड नेशन एंड सिक्योरिटी काउंसिल हैव बीन टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मतलब इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन पहले भी कई बार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की बात कर चुका है, ताकि दूसरे ममालिक को भी इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह के दूसरे ममालिक जर्मनी, जापान और इंडिया, ये इनका स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है कि इनको भी परमानेंट सीट दी जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। लेकिन यहाँ पर मसला फिर ये बनता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तब्दीली लाने के लिए इन परमानेंट 5 मेंबर्स की रजामंदी ज़रूरी होती है। और सेम प्रॉब्लम हमें फिर देखने को आती है कि वर्बली तौर पर तो ये तमाम ममालिक जो हैं, यानी कि परमानेंट 5 मेंबर्स कहते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाना चाहते। उसकी वजह यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये चाहता है कि वो कोई ऐसा रूम क्रिएट ही ना होने दे कि जिसमें किसी दूसरे मुल्क को अब गुंजाइश मिले। दरअसल ये 5 ममालिक जो हैं ये आपस में मिलकर यहाँ पर एक मोनोपोली कायम किए हुए ही रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि नए ममालिक की तरफ से डिमांड करने के बावजूद भी सिक्योरिटी काउंसिल उनकी बात को नहीं मान रहा, और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करना आज के वक्त के अंदर एक जायज़ सी बात है। अच्छा, अब बात करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स के अंदर के अ सेक्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कॉल वीटो पावर ऑन मोस्ट अनडेमोक्रेटिक पार्ट, मतलब बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये जो वीटो पावर का कंसेप्ट है जो सिर्फ 5 मेंबर्स के पास है, ये एक अनडेमोक्रेटिक पार्ट है। यानी कि यूनाइटेड नेशन जो पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी को फ़रोग देना चाहती है, वो बज़ाते खुद ही एक अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के तहत चल रही है। और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर किसी भी किस्म का अगर कोई जो है मतलब वीटो पावर होती है तो यूनाइटेड नेशन अपने परमानेंट मेंबर्स के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का एक्शन नहीं ले पाता, या उनके अलाइज़ के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का एक्शन नहीं ले पाता। और यही वजह है कि कोई जंग की सूरत हाल हो, कोई क्राइम की सूरत हाल हो जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो, कि जिस तरह का अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहा है, तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो है वो किसी भी किस्म का एक्शन नहीं ले पा रहा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशन की तरह तो नहीं बन जाएगा, यानी कि लीग ऑफ नेशन जिसको 1920 के अंदर बनाया गया था, 1920 के अंदर इस मकसद के लिए बनाया गया था क्योंकि उस वक़्त वर्ल्ड वार 1 जो है वो ख़त्म हुई थी, और पेरिस के अंदर पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1920 के अंदर, और बहुत सारे ममालिक ने लीग ऑफ नेशन के ऊपर साइन किए थे और एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाया था ताकि मज़ीद आने वाले वक्तों में जंग को रोका जा सके और अमन को कायम किया जा सके। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो है वो अमन कायम ना हो पाया, और लीग ऑफ नेशन की मौजूदगी के बावजूद वर्ल्ड वार 2 जो है वो फिर भी हो गई थी, और ऑब्वियसली तौर पर ये लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल्ड हुई थी। और सबसे इसके पीछे जो मेन रीज़न था लीग ऑफ नेशन के फेल होने का वो ये कि इसका जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं या इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो कमज़ोरियाँ थी वो, उसकी वजह ये थी कि कोई भी किस्म का जो एक्शन लिया जाना था लीग ऑफ नेशन में वो इस मकसद के तहत था कि तमाम मेंबर जो हैं वो यूनानिमसली होकर, यानी कि यकजा होकर किसी एक मकसद के ऊपर हाँ करें। जबकि आज के मौजूदा वक़्त के अंदर भी यही कोई सूरत हाल है कि हार्डली बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा इशू सामने आता है कि जिस पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम मेंबर्स बिल्कुल हाँ कर देते हैं, वरना अमूमी तौर पर बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं कि जिनमें कोई ना कोई परमानेंट 5 मेंबर्स के अंदर से उस मकसद को वीटो कर देता है, और यूँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अमन कायम नहीं कर पाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन अफ़गानिस्तान के अंदर
कुछ भी नहीं कर सकता या उसने कुछ भी नहीं किया। देखें, ये कहना बिल्कुल जायज़ भी नहीं होगा कि यूनाइटेड नेशन वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता या उसने कुछ भी नहीं किया। यूनाइटेड नेशन जो है वो डायरेक्टली तौर पर या पॉलिटिकली तौर पर वहाँ पर इंटरफेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन यूनाइटेड नेशन की जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं वो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड जो है अफ़गानिस्तान के अंदर वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पर रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उन फैमिलीज़ को जो कि जिनके ऊपर जुल्म हुए हैं। और एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अ कंटिन्यूड वार एंड वायलेंस इन द कंट्री एडवर्सली इफेक्ट्स ह्यूमैनिटेरियन एड फ्राम द यूनाइटेड नेशन, कि अगर किसी मुल्क के अंदर लगातार जंग की सूरत हाल बनी रहती है तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो है वो अपना ह्यूमैनिटेरियन एड का जो अमल है वो कंटिन्यू नहीं रख पाता। मिसाल के तौर पर कि आज के मौजूदा हालात के अंदर यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज़ हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर काम कर रही हैं उनका बिल्कुल जो थोड़ा सा स्टाफ है वो वहाँ पर रह गया है, जबकि बाकी स्टाफ जो है वो इवैक्यूएट हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद तालिबान जो हैं वो इस बात की गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं और अश्योरेंस दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टॉकिंग। वो इस बात की गारंटी सिर्फ बातों में दे रहे हैं कि आप यानी कि किसी भी किस्म की रेस्क्यू एजेंसीज़ के ऊपर कोई अटैक नहीं किया जाएगा, उनको रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद इस बात का इंतज़ार अभी करना पड़ेगा कि आने वाला जो फ्यूचर है वो अफ़गानिस्तान के अंदर किस तरह का होगा, कि क्या तालिबान सिर्फ बातें कर रहे हैं या वो अमल करके भी अपनी इस बात को हकीकत में बदलेंगे। देखें, ये मैटर नहीं करता, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन विल इन अफ़गानिस्तान, सो इन द प्रेजेंट टाइम इट इज़ नॉट विदाउट द पॉलिटिकल विल ऑफ परमानेंट मेंबर्स, कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम होना चाहता है तो उसके लिए तमाम जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो P5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल के, उनको एक विल के ऊपर आना पड़ेगा और तालिबान के ख़िलाफ़ अगर वो कोई रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं तो उनको पास करनी पड़ेगी। अब अपने कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ओवरऑल अगर हम यूनाइटेड नेशन के रोल की अफ़गानिस्तान क्राइसिस के अंदर बात करें तो ये बात हमें कोफ़ी अन्नान जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं 1997 के अंदर, उन्होंने इस बात को कहा था कि इट कैन बी सेड दैट द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन अफ़गानिस्तान इज़ अ लिटिल मोर देन गिविंग अ रीज़न बिहाइंड नो कंक्रीट एक्शन। ये अल्फाज थे कोफ़ी अन्नान के जो उन्होंने 1997 के अंदर कहे थे। तो उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशन को कुछ ना कुछ शर्मो हया आएगी, इसके परमानेंट 5 जो मेंबर्स हैं वो इस बात के ऊपर एक्शन लेंगे कि क्या अमन कायम होना चाहिए या अमन कायम नहीं होना चाहिए। और अगर अमन कायम ना हुआ तो ये चीज़ जो है वहाँ के औरतों के लिए ख़ास कर काफ़ी ज़्यादा नुकसान का बायस होगी। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।